नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है गति। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गति अवस्था होती क्या है। तो किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में जो परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वस्तु गति अवस्था में है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सदिश क्या होता है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। तो सदिश राशियाँ के एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बलागुण, संवेग, आवेग आदि। ये क्या है? सब सदिश राशियाँ हैं। ठीक है। अब देखिए सदिश राशियों के लिए हम लोग को जैसे वेग है तो वेग सदिश राशि में क्यों रखा गया है? वेग को हम लोग सदिश राशि में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको सदिश राशि में रखते हैं। बात समझ में आ गया? अब आइए समझते हैं अदिश राशियाँ। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियों के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे लंबाई, समय, दूरी, चाल आदि, ये सब अदिश राशियाँ हैं। इसमें अदिश राशियों में 3 एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख के हुए देखते हैं। देखिए जैसे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा एक, ये दूसरा दाब और तीसरा ताप। देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, दाब कैसी राशि है और ताप कैसी राशि है, तो आदमी यहीं पे फंसता हुआ है। तो देखिए वैद्युत धारा में हम लोग कहेंगे कि ये दिशा भी होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो इसको हम लोग क्यों सदिश राशि नहीं कहते हैं? इसीलिए कि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको अदिश राशि में रखते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखिए परिमाण और दिशा रखते मात्र ही सिर्फ अदिश मतलब परिमाण है और दिशा है तो उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो सदिश राशि होगी ही होगी। यदि वो जो सदिश के योग के नियम का पालन करता है तभी हम लोग कहेंगे कि वो जो राशि है वो सदिश राशि है। ठीक है। तीनों कंडीशन होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए और सदिश के योग के नियम का पालन करेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि वो सदिश राशि है, नहीं तो अदिश राशि है। जैसे देखिए इसमें दिशा है और परिमाण भी है, फिर भी इसको हम लोग ये क्यों नहीं है? ये देखिए सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वैद्युत धारा, ताप, दाब आदि को हम लोग सदिश अदिश राशियों में रखते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब आप समझते हैं दूरी। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु में समय के साथ जब दिया गया मतलब समय दिया जाए तो जितना वो पथ का लंबाई तय करता है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या होता है? जैसे हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिए, ठीक है, तो आप ऐसे 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 चल के पॉइंट बी पर पहुंचेंगे, ऐसे ऐसे चल के पॉइंट बी पे पहुंचेंगे, तो ये क्या है? ए से बी तक जाने में दूरी है। ठीक है। और इसके बाद इसका मात्रक होता है मीटर। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मीटर इसका मात्रक होता है। अब यहीं पर बात आती है विस्थापन का। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर हम लोग को ए और बी के मतलब ए से बी तक जाना था तो हम लोग ऐसे घूम के गए थे, तो यहाँ से ये लंबवत दूरी और न्यूनतम दूरी है, तभी हम इसको विस्थापन कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा। इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चाल। चाल क्या होता है? चाल
देखिए चाल क्या होता है, दूरी बटा में समय। सभी लोग को फार्मूला याद होगा। तो हम लोग इसका परिभाषा देखने के लिए एक लाइन में ये कर सकते हैं कि किसी वस्तु के या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। ठीक है, तो इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे, मात्रक क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। अब देखिए वेग क्या होता है। वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बटा में समय। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, समय जो टाइम लग रहा है उसको, वो तो इसके अनुपात को हम लोग वेग कहेंगे। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया। अब देखिए दो चीज होता है, वेग में वृद्धि होती है और वेग में कमी होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि वेग में परिवर्तन। यदि वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन होने के बाद एक राशि जनरेट होती है जिसे हम लोग त्वरण कहते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। देखिए वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वेग में परिवर्तन समझते हैं। वेग में परिवर्तन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे देखिए कोई हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग की बाइक यहीं पर रहती है u, ये पहली वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभ की वेलोसिटी है, इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। और ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्पीड से चलते हुए यहाँ तक चले आते हैं, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो जाती है। v तक यहाँ पहुँचने में v वेलोसिटी हो जाती है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, और मान लीजिए पहले हम लोग टाइम लिए थे t1 और इसके बाद टाइम t2 हो गया है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, निकालने के लिए परिवर्तन किसी में निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी में से v माइनस u कर देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए समय में से समय घटाने पर हम लोग को t मिल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर, देखिए त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। बात समझ में आ गया, v माइनस यू बाई टी। अब देखिए त्वरण समझ में आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं, जैसे देखिए इसको u को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, इसको प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, और समय जो लगा है उसको t कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा इधर चीज देख लीजिए, जो हम लोग का दूरी है, ठीक है, जो दूरी है ये हमेशा प्लस होता है। बात समझ में आई, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और विस्थापन जो है ये प्लस माइनस और शून्य तीनों होता है। विस्थापन जो है प्लस माइनस और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ बताइए, जैसे हम लोग को निकालना होगा कि किसी वृत्त में कितना विस्थापन हुआ है, ये सब निकालने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। ये बेसिक चीज़ है, बस इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए जैसे हम लोग को कोई एक वृत्त दे दिया गया है और पॉइंट ए और बी पॉइंट दे दिया गया। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दिया गया। तो हम लोग को कहा गया कि कोई व्यक्ति है वो ए से बिंदु बी तक जा रहा है, तो उसमें दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए ये परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। तो यहाँ से बिंदु यहाँ तक मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, r है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, इसका रेडियस क्या है, r है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति चला, ए से चला बी तक पहुँचा, तो उसमें दूरी कितना तय किया, तो हम लोग कहेंगे कि पूरा ये जो हम लोग का परिधि है वो 2πr होता है। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, आधा है तो 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का πr चल जाएगा। ठीक है,
तो कोई व्यक्ति ए से बी तक चला तो वो दूरी कितना तय किया, पाई आर। बात समझ में आ गया। देखिए ये पूरा जो वृत्त है इसका परिधि जो ये पूरी दूरी है वो क्या है, 2 पाई आर है। तो आधा चला तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये पाई आर हमको मिल गया दूरी। अब देखिए विस्थापन की बात आती है। विस्थापन, देखिए विस्थापन कितना हुआ ये समझ लेते हैं। तो देखिए जब विस्थापन हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आर है और इसके बाद भी आर है, मतलब 2r है। बात समझ में आ गया हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये कोई व्यक्ति ए से बी तक गया है और ये भी ए से बी तक गया है। बात समझ में आई, ए से बी तक में गया हुआ है, ये भी ए से बी तक में गया है। अब देखिए यहाँ से यदि कोई व्यक्ति ए से चाल स्टार्ट करता है और वहीं पर आके रुक जाता है तो उसमें दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। मतलब ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही रुक गया, ए से चला ए पर रुक गया। तो ए से चला और ए पर रुक गया तो हम लोग को दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी यही हो जाएगा 2 पाई आर। पूरा एक चक्कर लगाया तो उसके परिधि के बराबर वो दूरी तय किया, तो इसका हम लोग कह देंगे कि ये 2 पाई आर चल गया, ये दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या है, तो ए से ए में विस्थापन कितना हुआ, जहां से चला है वहीं पर आके रुक गया तो विस्थापन हम लोग का 0 हो जाएगा। ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग वृत्तीय गति देखते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है, जैसे देखिए वृत्तीय गति, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो यहाँ से ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट ए पर ये वस्तु है, ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसी के, ठीक है। देखिए वृत्तीय गति हमेशा एक त्वरित गति होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है, तो किसी वृत्ताकार पथ पर, मान लीजिए इसी को थोड़ा देखिए, कोई एक वृत्त है, वृत्त से इसके परिधि से एक बिंदु केंद्र तक मिला देते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो ये मान लीजिए कि 1 सेकेंड में जितना एंगल घूम के जाता है, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे एक, मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना डिग्री घुमा तो यहाँ तक गया, मान लीजिए उस समय थीटा एंगल हो रहा होगा। तो वृत्तीय गति बराबर होता है जितना एंगल घूमा कितना समय में घूमा। इसी को देखिए कोणीय वेग को ही हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, जहाँ थीटा क्या है, कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन है, ठीक है, और टी क्या है, समय है कि कितना समय में थीटा एंगल बनाया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये। अब देखिए मान लीजिए इसका रेखीय वेलोसिटी भी रहा होगा, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम लोग को रिलेशन चाहिए। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, ये आर क्या है, इसी वृत्त का रेडियस है, ठीक, इस वृत्त का रेडियस है। ओमेगा कोणीय वेग, v क्या है, इसका रेखीय वेग है, जो पार्टिकल यहाँ पर है उसका ये रेखीय वेग है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण, गति को ग्राफ पर कैसे निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला, इसमें 2 प्रकार होता है, दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ। बात समझ में आया, दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ। तो पहले हम लोग दूरी समय ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग को एक कोऑर्डिनेट फ्रेम चाहिए। कोऑर्डिनेट फ्रेम में जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग समय लेते हैं, समय, और यहाँ पर
दूरी लेते हैं, इसको t में, इसको s में। ठीक, ग्राफ पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कोई वस्तु है वो सिर्फ ऐसे चल रहा है, मतलब x एक्सिस की तरफ, x की तरफ चल रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका समय लगातार बढ़ रहा है। और कोई वस्तु है जो ऐसे चल रहा है, मतलब y की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे कि उसकी दूरी बढ़ रही है। बात समझ में आया? अब देखिए, समय ग्राफ निरूपण में हम लोग को दो तरीके का पढ़ना है, एक नियत मतलब एक समान और एक असमान पढ़ना है। तो समान वाले में देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, ये 0 0 पॉइंट है, तो कोई बंदा गया, मान लीजिए उसको 1 मिनट में या 1 सेकंड में वो 2 मीटर तक गया, फिर 2 सेकंड में वो 4 मीटर तक गया। तो ऐसे ऐसे इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग को ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बताता है कि हर समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रहा है। जैसे देखिए, 1 मिनट में या 1 सेकंड में वो 2 मीटर या 2 किलोमीटर गया। ठीक, 2 मीटर गया, और फिर अगले 1 सेकंड में या 1 मिनट में वो 2 मीटर या 2 किलोमीटर गया। तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक समान चाल है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसका दूसरा ग्राफ एक आता है ऐसे यहाँ समय, और इसको t में डिनोट करते हैं, दूरी इसको s से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या किए कि यहाँ से किसी को सीधा पैरेलल खींच दिए, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो हमको ये ग्राफ बता रहा है, ये हमको रेखा बता रही है, लाइन बता रहा है कि ये वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। विरामावस्था में क्यों है? देखिए, यहाँ पर दूरी बढ़ नहीं रहा है, मतलब ऊपर जाता तो दूरी बढ़ता, ऊपर नहीं जा रहा, यहीं पे स्थिर हो गया है, बस समय बढ़ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु ये विरामावस्था में, मतलब रुकी हुई है, खाली समय बढ़ रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए, अब आप कहिएगा सर y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो सकता है कि नहीं? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि समय नहीं रुक सकता है ना, किसी में समय नहीं रुक सकता है, इसलिए y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये एक समान चाल है। ठीक, और देखिए, एक प्रश्न क्वेश्चन पूछता है, दे दिया रहता है दूरी और दे दिया रहता है समय, तो कहता है कि दूरी और समय ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट होता है। तो क्या रिप्रेजेंट होता है, ये बताता है वस्तु के चाल को। ठीक, ये एक नियत चाल से चल रहा है आगे। और थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ समय हो गया t में। ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ दूरी हो गया। अब कोई देखिए वस्तु ऐसे चला। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग देखें कि t1 पर वो कितना दूरी तय किया था, s1 दूरी तय किया था, और t2 पर कितना दूरी तय किया, s2 दूरी तय किया। ठीक, t1 पर, t2 पर। ठीक, तो ये मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल पर जा रहा है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए। ठीक, तो देखिए, अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिए तो ये थीटा हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ठीक, तो tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा, ये लंब है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, s2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी s1 है, तो हमको बस बीच का चाहिए, तो s2 में से s1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा, तो इसको s2 माइनस s1 कर देंगे बटे में। टाइम कितना लगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लगा है t2, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है t1, तो हमको बस इतना समय चाहिए, यही ना चाहिए हमको। देखिए ये क्या है, s2 माइनस s1 है, यहाँ से यहाँ तक का, और ये क्या है, t2 माइनस t1 है समय, तो यहाँ से समय कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो ये क्या बता रहा है, ये
रेखा का ढाल बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का एंगल यदि हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, थीटा का एंगल बढ़ाएंगे मतलब ढाल बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी चाल भी बढ़ेगी। ये चाल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चाल इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे समय से इस ग्राफ को दूर करेंगे वैसे वैसे उसकी चाल बढ़ेगी। अब देखिए समझ में आपको नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, देखिए अब हम लोग एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए है ए रेखा और ये बी रेखा। तो हम पूछे इसमें से चाल किसकी अधिक है ना, तो आप कैसे बता सकते हैं, इसके स्लोप को, ढाल को देख के बता सकते हैं। देखिए टेन थीटा का वैल्यू जब ज़्यादा होगा ना, कब ज़्यादा होगा टेन थीटा का वैल्यू, जब समय कम होगा, मतलब समय कम लगेगा तभी स्पीड चलेगी गाड़ी, ठीक है। दूरी तो दोनों के लिए वही सेम है। तो ये जब हम लोग समय का वैल्यू कम करते हैं मतलब ढाल और उधर जाता है वाई एक्सिस की तरफ, तो क्या करता है कि समय कम हो जाता है। देखिए इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो समय ये हुआ और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो समय ये हो गया। मतलब देखिए समय घटा ना, तो समय घटा तो इसका मतलब थीटा का एंगल जो वो बड़ा होगा, तो जिसका ढाल ज़्यादा होगा मतलब जिसमें थीटा का एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी चाल हमारे ज़्यादा होगी और जिसमें कम होगा उसमें कम होगी। तो एक ग्राफ समझ लीजिए, इधर से देखिए, जैसे दे देता है परीक्षा में, सीधे सीधे बस ऐसे दे देता है, समय दे दिया, समय यहाँ टी दे दिया और यहाँ पर चाल दे दी, दूरी दे दिया, दूरी एस करके ऐसे दे दिया, इसको एक्स एक्सिस कर दिया, इसको वाई एक्सिस, और पेपर में दे दिया बस ऐसे। देखिए ये ए है और ये बी है, तो इसमें पूछ देगा कि इस ग्राफ में किसकी चाल सबसे ज़्यादा है। देखिए पहले तो दूरी और समय है, ग्राफ दूरी और समय का ग्राफ है, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा, ये बताएगा कि चाल क्या है, चाल, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि चाल ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है, तो इसमें कुछ पैरामीटर नहीं दिया रहेगा, तो पैरामीटर नहीं दिया है तो हम लोग स्लोप से देख के बता देंगे। देखिए अब एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो इतना स्लोप है, मतलब थीटा जो एंगल है वो इतना है, और बी वाले का, ए वाले का ये एंगल है और बी वाले का इतना एंगल है, मतलब ढाल किसका ज़्यादा हुआ, बी का ज़्यादा हुआ। इसका मतलब बी का चाल ज़्यादा होगा, बी का चाल ए से ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए यहीं पर तीसरा पॉइंट भी रहता है, सी मान लीजिए ये, तो सी की चाल बी से चाल के ज़्यादा हो जाती और सी की चाल ए से चाल से भी ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग मोटी मोटा एक बात समझ लेते हैं कि कोई भी ग्राफ यदि सीधी रेखा में है, वो वाई एक्सिस के पास सटी जा रही है तो उसका चाल ज़्यादा होगा। और या ये भी बात कर सकते हैं कि जो समय ग्राफ से है, एक्स एक्सिस से है, उससे जितना वो दूरी रहेगा उसका चाल उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चाल समय ग्राफ देखते हैं। तो चाल समय ग्राफ देखने, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। देखिए चाल और समय, चाल समय ग्राफ हम लोग खींच देते हैं। तो देखिए वही बात, इसमें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। समय जो हमेशा होता है वो, देखिए समय हमेशा एक्स एक्सिस पर लिखते हैं समय, और इस पर वाई एक्सिस पर चाल। तो देखिए पहले एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ देता है कि समय और चाल ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब इससे हम लोग को क्या ज्ञात हो सकता है। तो इससे हम लोग को त्वरण ज्ञात होगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इससे हम लोग को त्वरण समझ में आएगा। तो अब हम लोग समान त्वरण समझते हैं। तो वही बात, ऐसे सीधी रेखा एक मिल गई तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये वस्तु का त्वरण जो है वो एक समान है, ठीक। और देखिए दूसरे ग्राफ में यदि कोई वस्तु को ऐसे ग्राफ मिलता है, मान लीजिए हमको, तो ये समय और ये
चाल, ठीक, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो ये क्या है, निरंतर घट रहा है, मतलब ये मंदन हो रहा है। देखिए त्वरण जो होता है वो क्या कहलाता है, जैसे त्वरण में वेग में ज़्यादा वेग परिवर्तन होता है तो उसमें हम लोग त्वरण कर देते हैं। अब वेग में जब कमी होती है तो वहाँ पर मंदन होता है। और ये ग्राफ दे के पूछता है 1 नंबर में, या पक्का पूछता है 1 नंबर में देता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण, मंदन, वेग, चाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मंदन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मंदन हो गया ये। अब देखिए जो हम लोग को पढ़ना है त्वरण, देखिए जैसे इसका हम लोग कर सकते हैं, एक बात ये समझ सकते हैं इसमें, जैसे जो ढाल है वो त्वरण को बताता है। जैसे इसका देखिए ये एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है। उसमें भी जैसे यहाँ से ढाल हम लोग देखेंगे तो ढाल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पूछ देगा ऐसे ग्राफ देके कि इसका ढाल क्या बताएगा इसका, तो ये इसका ढाल बताएगा हम लोग को त्वरण। बात समझा गया। अब हम लोग आते हैं गति के समीकरण पर, ठीक है, गति का समीकरण। तो हम लोग के पास गति के 3 समीकरण हैं। गति के 3 समीकरण को हम लोग समझ लेते हैं। पहला समीकरण, इसको अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए गति का पहला जो समीकरण है वो क्या है, हम लोग जानते हैं गति का पहला समीकरण u इक्वल टू v प्लस ए टी, या सॉरी रुकिए, u इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको हम लोग कहते हैं गति का ये फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज हुआ है उसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए v क्या है, v अंतिम वेग, अंतिम वेग, v जो है वो लास्ट में वेग है, मतलब लास्ट का वेग है, ठीक है। u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और a क्या है, नियत त्वरण, नियत त्वरण। t क्या है, समय। और यस क्या है, यस हमारा दूरी है। तो इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद इसका बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो यदि आपको चैनल अच्छा लगे, इस पर देखिए, इस पर बेस से चालू होगा मतलब सिलेबस पढ़ाना, और लास्ट तक पूरा हाई लेवल तक का ले जाएंगे और पूरा कोर्स इस पे हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो जिसमें साइंस आता हो वो इन्फॉर्मेटिव है।